आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन में देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। टुडे इवनिंग ऑल्सो वी आर हैविंग क्लास 11 कोर्स, जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल एंट्रेंस वालों के लिए। आपके लिए पढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा चुके हैं, वो रेन एंड मेन क्वेश्चन हो गया तो उनका हो गया, जो वेलोसिटी ऑफ क्रॉसिंग द रिवर हो गया तो उनका हो गया। लेकिन एक क्लास पढ़ाएंगे ताकि मेडिकल एंट्रेंस वालों को भी हम कवर अप कर पाए। डोंट मिस, देयर मस्ट नॉट बी कोई भी बहाना कि जिसके लिए हम नहीं आए, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कि एक्सीलरेशन इनटू टाइम गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, टाइम इज ए स्केलर। तो कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर को कोई एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f बन जाएगा। लेकिन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3f बनेगा। By multiplying a positive scalar quantity, direction remains same, magnitude changes. By multiplying a negative scalar quantity, the direction gets reversed. बाकी ये चीज आपको बहुत बढ़िया से आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमारे पास रेस्ट्रिक्शन था कि दोनों क्वांटिटी वेक्टर होना चाहिए या फिर दोनों क्वांटिटी स्केलर होना चाहिए और दोनों का यूनिट बराबर होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टू physical quantities of different units can be multiplied. One may be vector, other may be scalar, both may be vector. हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन सामने आता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कब करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब जिस मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो कब करेंगे स्केलर प्रोडक्ट? तब करेंगे जब हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी की जरूरत है। मान लो कि हमको दिया गया मल्टीप्लाई फोर्स विथ डिस्प्लेसमेंट। आप कहोगे क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हो सर? तो मैं बोलूंगा मुझे वर्क निकालना है। तो वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वी हैव टू गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? सो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर द टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सोचो यहाँ पर भी तो दो चीज को मल्टीप्लाई किया गया है। क्या बता सकते हो a और t का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट होगा कि स्केलर प्रोडक्ट होगा? नो, हम बताए, इसलिए मैं पूछा क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कब होता है? जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। t एक वेक्टर है क्या? नहीं, इट इज ए ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड टू ए स्केलर क्वांटिटी। फाइन। तो जब भी हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है टू गेट ए स्केलर क्वांटिटी एज रिजल्ट, वी गो फॉर स्केलर प्रोडक्ट। तो a डॉट b, अगर दो वेक्टर है इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और उसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों के बीच में एंगल। सबको मालूम है, कोई नई चीज नहीं है। बच्चे को मालूम है कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, बस यूज करने में देर होता है, ठीक है। जो हमें समझ में आया उसी को देखेंगे। अगर हम कहेंगे कि ए डॉट ए प्लस बी सपोज, और ए डॉट बी प्लस सी करते हैं, b प्लस सी, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? जस्ट ऑर्डिनरली मल्टीप्लाई करो। इट इज कमिंग आउट टू बी a डॉट b प्लस a डॉट c। और क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि a डॉट b का वैल्यू है a b cos थीटा, जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू 2 4 5 10, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम a डॉट b के जगह b डॉट a करेंगे तो we'll get b a cos थीटा, वैल्यू तो वही रहेगा, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। और a डॉट b प्लस c करना है तो a डॉट b प्लस a डॉट c करेंगे। और क्या, अगर हमें निकालना है a डॉट a
तो ए दोनों तो सेम वेक्टर है, दोनों बीच में एंगल 0 है, तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 0, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये भी सबको मालूम है, ठीक है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, मैं अगर आपको पूछूंगा 3i प्लस 4j डॉट 3i प्लस 4j कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें निकालना है i कैप डॉट j कैप, और इससे पहले बता दें कि अगर if a is perpendicular to b, क्या बता सकते हो a डॉट b क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 है। दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। सारा कुछ आपको नहीं उतारना है नोट्स में, जो चीजें आपको बढ़िया से मालूम है कभी नहीं भूलोगे उसको मत लिखो, अननेसेसरली योर नोट विल बी बल्की। उतना लिखो जो आपको कुछ नया मिल रहा है। अच्छा, दूसरा है, अगर हम कहेंगे i कैप डॉट i कैप तो क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले देखें, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज a स्क्वायर, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो आपको हो गया i कैप डॉट i कैप विल बी इक्वल टू i का मैग्नीट्यूड इनका स्क्वायर। i का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर होता है 1। दैट इज सेम एज j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, these are all unit vectors, each of magnitude 1। लेकिन अगर हमें निकालना है i कैप डॉट j कैप तो क्या हो जाएगा? एक x एक्सिस में, दूसरा y एक्सिस में, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो i कैप डॉट j कैप क्या हो जाएगा? 0। दैट इज सेम एज j कैप डॉट k कैप, दैट इज सेम एज k कैप डॉट i कैप। समझ में आया? नेक्स्ट हुआ कि सपोज हमें दिया गया है a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a डॉट b जब निकालने की बात आएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। a1 i कैप को जब इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, a1 i कैप डॉट b1 i कैप हो जाएगा a1 b1 i डॉट i होता है 1। a1 i कैप डॉट b2 j कैप हो जाएगा a1 b2 इंटू i डॉट j होता है 0। a1 i कैप को b3 k कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा a1 b3 i कैप डॉट k कैप क्या होता है? 0, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सिमिलरली a2 j कैप को इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 0, इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा a2 b2, और इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 0। a3 k कैप को b1 i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा? 0। a3 k कैप को b2 j कैप के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। a3 k कैप को b3 k कैप के साथ करेंगे क्या होगा? विल बी a3 b3, क्यों? k कैप डॉट k कैप इज आल्सो इक्वल टू 1। तो याद रखना है कि जब हम दो वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट, द आंसर बिकम्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इसको कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, SOP फॉर्म, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है। ये सारा चीज आपको ओरली कर लेना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 7j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 12i कैप माइनस 2j कैप, क्या आप मुझे a डॉट b का वैल्यू इंस्टेंटली बता सकते हो? 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 12 24 माइनस 14 हो गया 10। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस यस। तो ये हो गया हाउ यू मेक डॉट प्रोडक्ट। अब चीज हुआ कि डॉट प्रोडक्ट सीख के हमको फायदा क्या है, फायदे के बारे में देखते हैं। यूटिलिटी पार्ट नंबर 1, अगर ये है वेक्टर b और ये है वेक्टर a
और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हमें तो मालूम है कि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर हमें निकालना है व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब मैं लिख रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी कितना होगा, सिंपली ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हम कैसे निकालते हैं, बाय ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर एंड मेजरिंग दिस लेंथ। ये लेंथ होता है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द डायरेक्शन ए cos थीटा। ये सबको मालूम है। इस चीज को चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जबरदस्ती को सेट दिए एक तो बी cos थीटा, और क्योंकि बी ऊपर डाले हैं तो नीचे भी डाल देंगे। समझ में आया क्या? अच्छा, ये न्यूमरेटर इज गिविंग यू a डॉट b एंड डिनोमिनेटर इज गिविंग यू मैग्नीट्यूड ऑफ b। चलो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये जो आखिरी क्वांटिटी आया a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट b वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने बताया था इट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b। ध्यान रहे a डॉट ए बी कैप गिव्स यू कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। लिटरली याद रखो, अगर हम कहेंगे b डॉट ए सी कैप, मतलब be the component magnitude of b in the direction of c, वेक्टर c। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी पता चल गया। अगर मैं थोड़ा सा बदलाव लाऊंगा इसमें, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए क्या देगा, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए, सेम ए डॉट बी बाय क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी बनता था ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जैसे इसको किया वैसे ही करें इसको, है ना। और इसको अगर हम यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखे तो लिखेंगे इट इज बी इन डॉट ए कैप। समझ में आ गया? तो जो समझ में आया उसके ऊपर एक काम कर लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i के प्लस 4j के प्लस और माइनस 2k के। वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i के, इसको थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2 की जगह इसको 5 कर देते हैं, 5k के। वेक्टर b इज इक्वल टू 4i के माइनस 2j के माइनस k के। फाइंड कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बी बी डॉट ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे। बी डॉट ए निकालना आता है क्या, स्नेहा बताएगी व्हाट इज बी डॉट ए? हाँ बोलो। 3 इंटू 4 12, 4 इंटू -2 -8, -5 इंटू -1 +5 बाय, क्या मेरी बात समझ में आया? बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर
-5 का स्क्वायर। इंटेलिजेंट लोग -5 का स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि दैट इज सेम एज 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया 12 + 5 इज 17 - 8 इज 9 बाय नीचे हो गया 5√2। कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a इज 9/5√2। समझ में आया? यस। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, इफ a is equal to 2i cap plus 3j cap, b is equal to 6i cap minus 4k cap, find a dot b। कितना होगा? a dot b निकालना, कितना सिंपल है। हाँ, कितना होगा? 0 होगा? नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है a is equal to 2i cap plus 3j cap। वो जानबूझ के इसे देते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप कह सकते हो +0k cap, और ये लिखा है 6i cap minus 4k cap, इसको आप लिख सकते हो 6i cap plus 0j cap minus 4k cap। यस, सो आंसर हो गया 2 × 6 इज 12। क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसा ही गड़बड़ करके आया था हमारा एक लड़का लास्ट ईयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन को गड़बड़ करके आया। वो तो 650 से ऊपर जाना था उसको, एकदम इजी क्वेश्चन को गड़बड़ कर दिया हड़बड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर A is equal to just a minute। क्वेश्चन दिया है A is equal to 4i cap plus mj cap, B is equal to 3i cap plus 2j cap। If A is perpendicular to B, find M। सॉल्यूशन चाहिए। A is perpendicular to B, A और B आपस में परपेंडिकुलर है, A और B आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कहोगे? A डॉट B होगा 0। A डॉट B क्या होगा? 4 × 3 12 प्लस M × 2 2m इज इक्वल टू 0, मतलब m का वैल्यू हो जाएगा -6। पूरा समझ में आ रहा है? ठीक। फॉर एनी वेक्टर a, what is value of a dot I cap I plus a dot j cap a dot k cap, इसका वैल्यू क्या होगा? कोई एक वेक्टर के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे वेक्टर a डॉट ए बी कैप, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, था कि नहीं? इट वाज कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। ये क्लू को याद रखो, ये क्लू क्या था? इट इज कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ b। नाउ a डॉट i cap क्या होगा? a dot i cap will give you component of a in the direction of i cap, मतलब in the direction of positive x axis। तो a वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस क्या होता है? आप कहोगे दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू ax i cap। a वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होता है ay j cap। a वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस होता है az
k cap. And what is this whole? It is vector A only. So this entire thing represents vector A. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है. तो हम लोग अभी एक यूटिलिटी देख लिए, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट. नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट वेक्टर. हम पहले भी बता चुके हैं कि कंपोनेंट इज ए वेक्टर क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है. पॉइंट नंबर 2, कंपोनेंट वेक्टर. अभी क्या निकाल लेते हैं? उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी. कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी. कोई भी वेक्टर f को हम कैसे निकालते हैं? निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ f एंड ए यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन. ये जो कंपोनेंट वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ b को भी हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अभी तो निकाले थे, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b. ये था मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट है, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b. और ये मैग्नीट्यूड है कौन सा डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ b. तो इसके साथ a b क्या मल्टीप्लाई करें. समझ में आया क्या? दिस मैग्नीट्यूड इन दिस डायरेक्शन इज दिस इनटू a b कैप. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस. जैसे मैं आपको छोटा सा एक वेक्टर देता हूं एग्जांपल में. सपोज a इज 3i कैप प्लस 4j कैप. ठीक है. b is say 2i cap plus 2j cap. Find component vector of b along a. मतलब क्या है? पहले मतलब तो समझते हैं फिर निकालेंगे. ठीक है. मतलब ये है कि ये है a, ये है b और दो वेक्टर कैसे कैसे है मालूम नहीं है. जो भी है दो वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर है. सपोज हम कहेंगे ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b. अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a. लेकिन हमें पूछा गया है कंपोनेंट वेक्टर ऑफ b अलोंग a. b का हेड यहां पे आएगा, टेल यहां पे आएगा. यू वांट टू नो दिस वेक्टर. तो ये वेक्टर क्या होगा? दिस मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. दिस मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन में? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a. क्या हो जाएगा? b इन द डायरेक्शन ऑफ a, b इन द डायरेक्शन ऑफ a. तो इज b डॉट a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, दैट इज a कैप. क्या बात समझ में आ रहा? और b डॉट a निकालना आपको आता है. 3 into 2 is 6, 4 into 2 is 8 is 14. और a का मैग्नीट्यूड कितना है स्नेहा? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? इतना देर में कोई फायदा नहीं. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल ओवर इज 5. प्रैक्टिस करके याद रखना है. a कैप क्या हो जाएगा? a कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a कैसे निकालते हैं? इट इज वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. तो इट इज 14 इंटू वेक्टर a 3i कैप प्लस 4j कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है? 5 और यहाँ पर ऑलरेडी एक 5 था तो क्या हो जाएगा? 25. सो दिस इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ b अलोंग a. क्या सबको समझ में आ रहा है? आप लोग मेरे साथ बोलते रहोगे तो कहीं गलती होने से मुझे समझ में आएगा कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हूँ. तो थोड़ा मैं स्लो हो जाऊंगा, आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा. सब साइलेंट बैठेंगे तो मैं सबको बड़ा जीनियस समझने लगता हूँ. मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ. जो आंसर नहीं देता उनको मैं जीनियस समझने लगता हूँ. ऐसा कोई घोटाला ना हो जाए. ठीक है. मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ कि आप नहीं बोल रहे हो मतलब नहीं आता है, नहीं बोल रहे मतलब बहुत जानता है इसलिए चुप बैठा है, ऐसे सोचता हूँ. ठीक है. इसलिए कीप इंटरेक्टिंग. नाउ नोट पॉइंट नंबर 3. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज थीटा. तो क्या है वो एंगल? थीटा कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा
होता है ए डॉट बी, तो फिर cos थीटा क्या होता है, इट इज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंपल है। एग्जाम्पल ले लो, वेक्टर ए इज गिवन बाय 3i प्लस √3j, b इज इक्वल टू 4i प्लस 4√3j, ऐसे करके दिया। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर आपको लिखने के साथ साथ सुनना समझना सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, डोंट वरी, आई विल सेंड द वीडियो इफ यू वांट, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ये जो भी लिख रहे हैं वो पीडीएफ बन रहा है, चाहो तो पीडीएफ भी भेज देंगे। क्लास में जो 2 घंटे की क्लास है उसमें पूरा समझने की कोशिश करो, दोबारा जाके लिखोगे तो डबल प्रैक्टिस हो गया। ऐसे तो नहीं पढ़ते, अभी जाके इसको लिखोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, फिर जो जरूरत की चीज़ है उसको लिखोगे, बाकी चीज़ को नहीं लिखोगे। आई कैन सेंड द पीडीएफ इफ यू वांट, ठीक है, पूरी क्लास का। जो लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे अच्छी बात है। तो ये आंसर कितना होगा, ए फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी अब सीधे सीधे लिखेंगे, इट इज 12 प्लस क्या हो गया ये 12 बाई ए का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 3 रूट ओवर ऑफ 12, बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर इज 64, ठीक है ना। तो अब सिंप्लीफाई करिए, इट इज कमिंग 24 बाय 12 इंटू 64, ये रूट ओवर साइन उठाइए नीचे, 12 इंटू 64। चाहो तो आप और भी कर सकते हो ऐसे, 24 इंटू 24 बाय 12 इंटू 64, बढ़िया है। नाउ ये 12 इससे कैंसिल हो गया, मिल गया 2 और 64 को क्या हो जाएगा 6 एंड दिस इज 16, 12 बाई 16 हो गया 3/4, तो ये हो गया 3/4। टोटल थिंग कम्स आउट टू बी 3/4 का रूट ओवर, व्हिच इज नथिंग बट √3/2, व्हिच इज नथिंग बट cos 30। सो इसका मतलब थीटा इज 30 डिग्री, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2√3j, वेक्टर बी इज इक्वल टू -3i प्लस √3j। ये √3 ऐसा हो गया, फाइंड एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है प्लस बी। वैसे हर जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हम ए प्लस बी तो निकालें। कितना आ रहा है ये, इट इज कमिंग आउट टू बी 3√3j, क्योंकि दोनों तो 0 हो गए। ए प्लस बी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल करेगा, अरे भाई एक्स एक्सिस ऐसा है, ए प्लस बी इज अलोंग जेड एक्सिस, वाई एक्सिस जे कैप है ना, तो ये हो गया ए प्लस बी का डायरेक्शन। तो हर जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि एंगल क्या है 90 डिग्री। हर जगह फॉर्मूला लगाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बताने के लिए मैं क्वेश्चन दिया। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में हम एंगल भी निकाल सकते हैं। चौथा यूज हुआ, हमें मालूम है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 2a डॉट b। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ d का स्क्वायर, d इज द डिफरेंस, फॉर्मूला तो वही था, क्या बताओगे ये क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ
ए डॉट बी। इसका मतलब आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर क्या दे रहा है आपको, 4 टाइम्स ए डॉट बी। समझ में आया क्या? दो वेक्टर का रिजल्टेंट दिया है, उनका डिफरेंस दिया है, उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो आप कर सकते हो। जैसे सम ऑफ टू वेक्टर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 and their difference have magnitude 8. Find value of their dot product. उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, हैज। तो यस यस यस, आपको आंसर मालूम है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64। 100 माइनस 64 इज 36। 36/4 इज 9। देखो कोई बता चुका है कितना सिंपल है। क्या बात समझ में आ रहा है, यूज कैसे हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो एंगल निकालना आता है, कंपोनेंट निकालना आता है। अब वार्क निकालने के लिए एफ डॉट एस तो कहते ही, सबको मालूम है, ये भी बन गया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ढेर सारी चीज हम लोग अभी देख ली। अब उसका यूटिलिटी एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। जैसे हम ये वाला थ्योरम लिए थे, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, देन ऑप्शन दिया रहेगा ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी then a is equal to minus 2b। ठीक है, और ऑप्शन सी रहा b is equal to minus 2a, और ऑप्शन डी रहा नन। जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे तब आपको दो थ्योरम बताए थे। इफ ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए माइनस बी। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। बताए थे दो थ्योरम। अब यहाँ पर देखो तो ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, मतलब ए इज इक्वल टू बी। लेकिन कभी कभार थ्योरम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो याद रखे होंगे फटाफट कर लेंगे, जो याद नहीं रखे होंगे वो ऐसे करेंगे, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। चलिए डॉट प्रोडक्ट करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। ए वेक्टर को माइनस बी के साथ करेंगे, माइनस ए डॉट बी आएगा। बी को ए के साथ करेंगे तो बी डॉट ए आएगा। बी को माइनस बी के साथ करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर आएगा। दिस होल थिंग इक्वल टू 0। अब जानते हो कि a डॉट b एंड b डॉट a आर सेम, सो दे कैंसिल आउट। यू फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू b। समझ में आया क्या? ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रूफ। If this question, if a is equal to magnitude of a is equal to magnitude of a plus b, if magnitude of a is equal to magnitude of a plus b, find angle between 2a plus b and b
एंड बी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आप इस सॉल्यूशन को चाहे तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट रूल्स यूज करके भी कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा ट्राई करिए, मैं करता हूँ। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर को भी याद रखो। क्या मालूम एग्जाम में इतने समय में कर पाना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा इसको याद रख लो। दो तरीके से करते हैं, आपको जो तरीका आसान लगेगा उसी तरीके से अडॉप्ट कर लेना। वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। मैं थोड़ा वेक्टर को ड्रॉ करके देखता हूँ। ये है ए, ठीक है, और पता चला इसके साथ जब हम बी को जोड़ेंगे, बी को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा a प्लस बी, और वो जो a प्लस बी है वो इसी के मैग्नीट्यूड का है, मतलब ये है a प्लस बी। ये जितना बड़ा है इतना बड़ा है। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि इधर होगा? नहीं, मैं रैंडमली दिया हूँ, आप ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, किसी भी एक डायरेक्शन में ले लिया। इसका मतलब b कैसा है भाई? a के साथ b को जोड़ो तो ऐसा है, ये है a, देख लो, ये है a, ये है b, और ये है a प्लस बी। फिगर में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कि दिस टू आर इक्वल। पूछा है 2a प्लस बी और b के बीच में क्या एंगल है। 2a प्लस बी निकालते हैं, ये तो b था, ये तो b था, तो 2a प्लस बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a के साथ और एक तो a जोड़ो, ये दूसरा a को जोड़ दियो, a प्लस a बन गया 2a, a प्लस a बन गया 2a। 2a के साथ b को जोड़ो, b तो ये है, b को जोड़ो तो ये b आया इधर जुड़ गया, 2a के साथ b को जोड़े, ये a है, ये भी a है, तो पूरा हो गया 2a, ये भी b है तो पूरा हो गया 2b, b 2a प्लस b जोड़ेंगे तो बनेगा ये वाला वेक्टर, ये बन गया 2a प्लस b। क्या समझ में आ रहा है? आपको पूछा है 2a प्लस b और b के बीच में क्या एंगल है। 2a प्लस b और b के बीच में यहाँ पर एंगल देखो या फिर यहाँ पर देखो, ये भी तो b ही है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या एंगल है। देखो तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दोनों बराबर है। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा? ये वाला दिखा रहे हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। सिमिलर है तो आप कहोगे कि दिस इज हाफ ऑफ दी होल, ये a है, ये 2a है, तो दिस इज हाफ ऑफ दिस। ये अगर इसका आधा हुआ तो ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ बी। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करेंगे तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन b एंड 2a प्लस b इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या? सो आंसर हुआ 90 डिग्री। किसी को दोबारा चाहिए तो बताएगा। क्या सबको समझ में आया? वेरी गुड। तो इसको इमेजिन कर पाना हो सकता है कि 1 मिनट में नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं जिसमें बिना दिमाग वाले भी जबरदस्ती करना शुरू कर देंगे। पूछा है मुझे, दिया है हमें कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड, a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो a के मैग्नीट्यूड की बराबर है। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। चलिए थोड़ा लिखते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब a प्लस b का मैग्नीट्यूड सबको मालूम है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। हाँ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैं इधर का मैग्नीट्यूड ऑफ a का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर होगा तो रूट ओवर साइन नहीं रहेगा। क्या? अरे a प्लस b का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना। अब अगर a प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, रूट ओवर साइन गायब हो गया। तो मतलब इधर का स्क्वायर तो हो गया ये, तो ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ। क्या बच गया? बच गया इसमें से b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b डॉट b प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 0? यस, लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b डॉट a b प्लस 2a
इज इक्वल टू 0, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी डॉट डी प्लस बी 2 इंटू ए डॉट डी। होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इंप्लाइज एंगल बिटवीन बी एंड बी प्लस 2a इज 90 डिग्री। क्या बात समझ में आया? हाँ, जो आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों में से दोनों मेथड 1 मिनट में हो जाएगा। अगर पहली बार मिलोगे क्वेश्चन के साथ तो हो सकता है तकलीफ होगा, टिपिकल क्वेश्चन है तो आंसर्स याद रख लेना, ठीक है। वेल, चलिए अब हम देखते हैं अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट चीज क्या है? ये कब करते हैं? जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं सो एज टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी एज रिजल्ट। हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, अगर वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो याद रहे कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। अगर ये एक वेक्टर है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है जानने के लिए हम कहेंगे ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज, याद रखें, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी given by right hand thumb rule। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो इसका डायरेक्शन ए को भी परपेंडिकुलर होता है, बी को भी परपेंडिकुलर होता है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पता चलता है? फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो ऐसा है, सपोज दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर ए, ये है कोई एक वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। वो सबको समझ में आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में होता था कॉस थीटा, यहाँ पर होता है साइन थीटा, ये आपको समझ में आया। डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगा वो ए को भी परपेंडिकुलर होगा, बी को भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन देखो तो ए को परपेंडिकुलर हो रहा है तो बी को नहीं हो रहा है, बी को परपेंडिकुलर हो रहा है तो ए को नहीं हो रहा है। कैसे रखेंगे कि इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी? इफ आई होल्ड द पेन लाइक दिस, तो ये ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है। समझ में आया? ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है, दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। लेकिन ये प्लेन को परपेंडिकुलर है कहना काफी नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड। दैट इज व्हाट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन। थंब को खुला रखिए, फिस्ट क्लोज करिए। लेट योर फिंगर्स, हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव? 4 फिंगर्स, 4 है, ठीक है, डोंट से 5 फिंगर्स। दिस इज थंब, दिस इज नॉट अ फिंगर। Let your fingers indicate from head direction of A to head direction of B through the smaller angle between A and B। A और B के बीच में अभी 2 एंगल है, एक है ये एंगल, एक बड़ा वाला एंगल, ये छोटा एंगल है। Through the छोटा एंगल let your fingers indicate from head direction of A to head direction of B। देखो मेरा फिंगर्स अभी A to B जा रहे हैं, किधर से? Through the small angle, through the small angle। Then thumb indicates the direction of A cross B। मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा इस केस में वो कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। कैसे हो रहा है? थंब, थंब बाहर की तरफ है, इट इज आउटवर्ड। और ये आउटवर्ड वेक्टर को हम लोग ऐसा मार्क से इंडिकेट करते हैं। सोचो कि कोई वेक्टर निकल के आ रहा है,
ये वेक्टर आपकी तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा। आउटवर्ड को हम डॉट मार्क से लिखते हैं। और ये वेक्टर आपसे दूर जा रहा है तो आपको एक स्टार जैसे दिखेगा पीछे से। तो इसलिए हम लोग आउटवर्ड वेक्टर को तो ऐसे इंडिकेट करते हैं, इनवर्ड वेक्टर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। क्रॉस मार्क मतलब इनवर्ड। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। आप ट्रेन के पीछे भी देखोगे लिखा है क्रॉस मार्क मतलब ट्रेन जा रहा है। ट्रेन के सामने देखोगे फ्लोरोसेंट कलर का डॉट है मतलब ट्रेन आ रहा है। ठीक है, दूर से देख के पता चल जाता है ट्रेन आ रहा है कि जा रहा है। एनीवे, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जानने की तरीका दोबारा मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलिए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालते हैं। I have to close my right hand fist with my thumb being open. I should take care that my fingers are indicating from B to A, head direction of B to head direction of A, through the smaller angle between B and A. B और A के बीच में जो छोटा एंगल है, वो छोटा एंगल के थ्रू से ये B से A तक आना चाहिए। देखो B से A आ रहा है, मेरा उंगलियां ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब डायरेक्शन कैसे हुआ? इनवर्ड हुआ। डायरेक्शन अगर इनवर्ड हुआ तो हम कहेंगे B क्रॉस A कैसे हो गया? B क्रॉस A इज इनवर्ड, जिसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा। B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A sin थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक आउटवर्ड हुआ था कि इनवर्ड हुआ, मतलब दे आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। इसका मतलब हम कहेंगे A क्रॉस B इज सेम एज माइनस ऑफ B क्रॉस A। समझ में आया क्या? माइनस ऑफ B क्रॉस A। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग बता सकते हो क्या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। मैं ये आपको दे रहा हूं वेक्टर A और ये दे रहा हूं वेक्टर B। बताओ A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसा है? बस बताना ये है कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। अपने अपने राइट हैंड का यूज करिए। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन। लेट योर फिंगर्स इंडिकेट थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन A to B। हाँ, क्या हुआ? आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है, A क्रॉस B, A क्रॉस B इज आउटवर्ड। ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन देता हूं बस देखने के लिए कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। See, another question here. I give you a case like this. ये है A, ये है B। मुझे A क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए। पल्लवी, you are not trying. पल्लवी is not trying. बताओ A क्रॉस B का डायरेक्शन। आउटवर्ड। हाँ, तो करना क्या है? जिनका नहीं हुआ देखो, राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करो। आपका फिंगर्स कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए? हमें A क्रॉस B चाहिए ना, तो हमें A का डायरेक्शन से B के डायरेक्शन में जाना चाहिए। कौन से एंगल से? थ्रू द स्मॉलर एंगल। सोचो, ये मेरा उंगलियां हैं जो कि A से B जा रहे हैं। उंगलियां जब A से जा रहे हैं, मेरा थंब कैसा है? बाहर की तरफ है, तो आप कहोगे इट इज आउटवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लगे याद रखिए कि अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई कैप और जे कैप के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री। हाँ, तो साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 90, तो हो गया 1। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होता है जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपको मालूम है कि जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ये है आई कैप, ये है जे कैप। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 along x axis is a unit vector called I cap. A vector of magnitude 1 along y axis is a unit vector
कॉल्ड जे कैप। आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे करो तो ये ऐसे निकल रहा है, क्या मैग्नीट्यूड का? 1, कौन सा डायरेक्शन में? जेड एक्सिस में। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर कॉल्ड के कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा के कैप। तो ऐसे सारे केसेस में निकालने के लिए हमें कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे याद रखना है। जैसे ये हुआ आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो याद रखना है आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई कैप, जे क्रॉस के कैप होता है आई कैप, और के क्रॉस आई होता है, के क्रॉस आई होता है माइनस जे के, सॉरी के क्रॉस आई होता है जे के। समझ में आया क्या? उल्टा चलो तो आई क्रॉस के क्रॉस आई होता है जे के, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे के, नहीं के क्रॉस जे माइनस आई के, जे क्रॉस आई माइनस के। ये सीक्वेंस सबको याद रहा, लगे याद? ये भी याद रहा कि आई कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? इट इज 1 into साइन ऑफ 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, साइन 0 0 होता है। सो आई क्रॉस आई हो गया 0, दैट इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप, दैट इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपको एक छोटा सा चीज देता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप माइनस j कैप, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालिए। तो आप ऑर्डिनरी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 6i कैप माइनस j कैप, करिए, यू कैन डू इट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना कितना आसान है, 2i कैप क्रॉस 6i कैप, अरे i क्रॉस i तो 0 होता है, गया ये 2i कैप क्रॉस माइनस j कैप, तो माइनस 2i क्रॉस j होता है k कैप, खत्म, प्लस 3j कैप को 6i कैप के साथ 18, j क्रॉस i उल्टा जा रहे भैया, तो होगा माइनस k कैप, 3j कैप माइनस j कैप तो 0 होता है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 20 k कैप। क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें कुछ चीजों की मदद देता है। एक तो हुआ इफ A and B are collinear, A and B are collinear, दो वेक्टर A and B कोलिनियर है। याद रखना, अगर दो वेक्टर A and B are कोलिनियर तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? क्या होगा एंगल कोलिनियर वेक्टर का? आइदर 0 होगा और 180 डिग्री होगा, या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। देन याद रखो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 0, इट्स ए नॉन वेक्टर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है या 180 है, साइन 0 भी 0 है, साइन 180 भी 0 है। वो दे देंगे इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, what are which of the following conditions are A and B are these करके दे देंगे, they are mutually perpendicular, they are collinear, they are parallel, है ना, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ इफ A B C are कोप्लानर, मतलब एक ही प्लेन में है, they are lying in a common plane। ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है C, सपोज ऐसे दे दिया, ये सब एक ही प्लेन में है। तो इसमें से किसी भी दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा?
A cross B is perpendicular to the plane, A cross B is perpendicular to the plane, C is along the plane, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो C and A cross B का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। So if A, B, C are coplanar, then A dot B cross C is equal to 0। तीन वेक्टर कोप्लानर होने का कंडीशन इज A dot B cross C is equal to 0। आप कहोगे सर A dot B cross C क्यों, B dot A cross C क्यों नहीं हुआ? यस कुछ भी ले लो, any one dot the cross product of the other two will be equal to 0। ये याद रखना। तीसरा याद रखना, अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड को आपको दिया गया है, देयर आर टू साइड्स गिवन, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ठीक है, और ये दो साइड का वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, टू साइड्स आर गिवन। सपोज AB वेक्टर और AC वेक्टर दिया गया है, AB वेक्टर इज गिवन, AC वेक्टर इज गिवन, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए। पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो आप देखो कि ये जो वेक्टर है, चलो ये जो वेक्टर है उसको हम कहते हैं x, ये जो वेक्टर है इसको कहते हैं y। ये भी लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब x और y रिप्रेजेंटिंग टू को-इनिशियल वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। I repeat, x and y are two co-initial vector, common initial point representing two sides of a triangle, and we are interested to know what is the area of the triangle। एरिया हम कैसे निकालते हैं भाई? एरिया निकालने के लिए तो हमें मालूम है कि हम कुछ ऐसा करते हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, किसी तरह से h निकाल देते हैं, h निकाल दिए तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ y इनटू हाइट कितना है h, ये सबको मालूम है। बट ये h कितना है, अगर ये एंगल थीटा है तो x और y दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो h बाई x का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा, तो h के जगह हम लिख सकते हैं इट इज हाफ y x साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ y क्रॉस x। y क्रॉस x क्या हो जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी का मैग्नीट्यूड। तो इफ a एंड b रिप्रेजेंट टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर सॉरी एज को-इनिशियल वेक्टर्स, देन a क्रॉस b का रूट ओवर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बाय 2 gives you the area of the triangle। अगर हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर है, ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, तो बताओ ये वेक्टर का, ये ट्रायंगल का एरिया कितना है, आप कहोगे हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes। तो अब इसको थोड़ा और एक चीज सामने जाते हैं हम लोग, बीट नंबर 4 में देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ऐसा, सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, कुछ होगा एंगल, तीनों एंगल का सम इज 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है, चलो मान लेते हैं कि ये लेंथ है L और ये साइड का नेम दे देते हैं A B C। A का सामने वाला साइड को स्मॉल है, C का सामने वाला साइड को स्मॉल b, B का सामने वाला साइड को स्मॉल b कर देते हैं। तो फिर आप कहोगे एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC होल थिंग का मैग्नीट्यूड।
ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा, सी बी साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल थीटा है, सो इट इज बी सी साइन थीटा बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम एरिया को ऑल्सो लिख सकते हैं कंसिडरिंग दिस टू साइड, इट इज हाफ सी ए और सी बी वेक्टर इंटू और क्रॉस सी ए वेक्टर। सी बी वेक्टर क्या है, सी बी वेक्टर इज ए, सी ए वेक्टर क्या है बी, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है अल्फा, तो साइन अल्फा बाय 2 है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? सी बी हो गया ए बी साइन अल्फा, सी बी हो गया ये वेक्टर ए, सी हो गया ये वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड्स। सिमिलरली क्या यूजिंग बीटा बता सकते हो क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, है कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इट इज बी ए वेक्टर इज सी, बी सी हो गया ए साइन थीटा बाय 2। तो एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल दिस थ्री थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ बी सी, ये साइन बीटा होगा, साइन बीटा होगा, सॉरी साइन बीटा। तो आप कहोगे बी सी साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा बाय 2, ए बी साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू सी ए साइन बीटा बाय 2, सी ए साइन बीटा बाय 2। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ये बहुत फैल के बैठा है इधर। यस, तो इट इज कमिंग आउट टू बी सी ए साइन बीटा बाय 2। थोड़ा मारपीट करिए, 2 तो गया, दोनों तरफ तीनों तरफ ए बी सी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड ए बी सी डिवाइड कर देंगे तो नीचे आएगा साइन थीटा बाई ए इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई बी इज इक्वल टू साइन बीटा बाई सी। हाँ, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा सी, ए बी है ना, सी आएगा, इधर आएगा बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थ्योरम है, इसको हम कहते हैं लेमिस थ्योरम। बड़ा यूटिलिटी है उसका मैकेनिक्स में जब हम करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखा है इसमें, साइन थीटा बाय सामने वाला साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय सामने वाला साइड इज इक्वल टू साइन बीटा बाय सामने वाला साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया आपका लेमिस थ्योरम। ये रिलेशन का हम यूज करेंगे, प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में हम इतने सारे जानकारी लिए। कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, दे देंगे ए और वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी मतलब आप ए क्रॉस बी निकाल दो, वही तो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल दो, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, थोड़ा जानने के लिए थोड़ा चेक करके देखो ये सही आ रहा है क्या। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस 5k, वेक्टर बी इज इक्वल टू ik माइनस jk प्लस 2k, और आपको निकालना है ए क्रॉस बी, प्रूव करना है जस्ट फॉर चेकिंग योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब दोनों निकालिए, देखिए एक दूसरे का वो माइनस हो रहे हैं, करके देखिए तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। प्लीज डू इट। आप में से काफी लोग कर चुके हैं। अब ए क्रॉस बी निकालना है तो मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप का
क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2i कैप क्रॉस आई क्रॉस आई होता है 0, 2i कैप क्रॉस माइनस जे कैप माइनस 2 आई क्रॉस जे, आई जे के वाला सीक्वेंस मालूम है, आई क्रॉस जे होता है k कैप, 2i कैप को 2k कैप के साथ हो जाएगा 4 आई क्रॉस के आई जे के। अब सीक्वेंस में जाने से नेक्स्ट सब्सिक्वेंट नंबर होता है आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, के क्रॉस आई होता है जे, लेकिन यहाँ पर आ रहा है के क्रॉस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होगा माइनस जे के, तो बन गया ये माइनस जे के। नाउ 3j कैप को करना है, 3j कैप को आई कैप के साथ j क्रॉस आई माइनस k कैप, सो माइनस 3k कैप। 3j कैप को j कैप के साथ तो होता है 0, 3j कैप को 2k कैप के साथ 3 इंटू 2 हो गया 6, j क्रॉस k होता है i। 5k कैप, 5k कैप को i कैप के साथ 5k क्रॉस i होता है j, k क्रॉस i होता है j कैप। 5k कैप को j कैप के साथ k क्रॉस j होता है माइनस, सो इट इज माइनस, ये 5k कैप माइनस j कैप था, माइनस 5k क्रॉस j माइनस i हो गया तो प्लस हो गया, ये हो गया प्लस 5i कैप। 5 कैप k कैप का साथ 2k कैप हो गया 0। सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है देखो तो माइनस 2k कैप माइनस 3k कैप हो गया माइनस 5k कैप, ठीक है 5i कैप और तो नहीं है, इट इज 5i कैप। j कैप माइनस 4j कैप प्लस 5j कैप इज j कैप 11i कैप होगा, 11i कैप। और इधर लिखा है दिख नहीं रहा था, सॉरी, ये 11i कैप, यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ जाता है। 11i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप आया क्या? हाँ, तो b क्रॉस a आप निकालो और देखो कि आना चाहिए माइनस 11i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, निकाल के देखिए ये आना चाहिए। ऐसे कोई भी दो रैंडम वेक्टर आप अपनी मर्जी से ले लीजिए और इस प्रैक्टिस को करके अपना स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे दो ठो रैंडम वेक्टर ले लोगे, a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों निकालोगे दो ठो, और उसको a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a आप प्रूफ कर पाओगे ओनली दो वेक्टर लेके 5 मिनट में, तो आपका प्रैक्टिस हो गया। तो ये आपको करना है, ठीक है? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।